हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अपने 6 सेमेस्टर में एडमिशन करवा चुके हैं और उनका जो कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। और उनके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर एक बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पार्ट सेकेंड। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो है बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आपकी जो अगर मैं टोटल यूनिट की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि आपकी टोटल यूनिट्स है 11th, ठीक है 11 यूनिट्स है आपकी। और आपका जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए हमें जो वीडियोज़ है वो पहले ही कवर करनी पड़ेगी सारी की सारी। मतलब जो यूनिट फर्स्ट से लेकर 11 तक हमें जल्दी से जल्दी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी फोकस कर सके। क्योंकि अपने पास अभी 2 मंथ्स है, तो उसके अंदर अंदर हमें अपना जो सिलेबस है सभी बुक्स का वो कंप्लीट करना है। तो देखते हैं जो अपना थर्ड पार्ट है वो क्या है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था। तो जैसे कि आपको पता है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय है अपना जो यूनिट का नाम है। तो इसमें हमने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था और आधुनिक इतिहास के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, ठीक है। साथ ही साथ हमने अमेरिका में क्रांति क्या हुई थी, क्या हुआ था उसके अंदर, वो भी जाना था। और आधुनिक भारतीय में राजनीतिक चिंतन की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में भी हमने देखा था, और आधुनिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने मतलब कि डिटेल से ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने देखी। मतलब कि पूरे डीप में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आधुनिक भारत में जो राजनीतिक चिंतन है वो क्या है एक तरीके से, ठीक है। जो छोटी से छोटी नॉलेज है उसके बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो कभी भी काम आ सकती है। और साथ ही साथ भारत और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की तुलना, ये भी हमने की थी। ये अपना लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है अपना कॉन्सेप्ट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विषय वस्तु। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने 4th सेमेस्टर तक जो भी एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि 5th सेमेस्टर तक जो हमने एग्ज़ाम दे चुके, तो उसमें क्या हुआ था कि अपने 8 क्वेश्चन आते थे। 8 क्वेश्चन में से जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता था ना 8वां, उसमें आपको क्या है 4 ऑप्शन दिए जाते थे, 4 में से आपको कोई 2 करने होते थे, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है। जैसे कि मैं आपको रीड करके बताता हूँ, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विषय वस्तु। तो इसके बारे में आप जानेंगे कि होता क्या है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। आज हम टोटल 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विषय वस्तु अपनी ये है, अंग्रेज भारत में अपने साथ उपनिवेश की जो उपनिवेशवाद है उसकी एक व्यवस्था लेकर आए। मतलब देखो, जो अंग्रेज थे वो भारत में किस लिए आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे, मतलब व्यापार करने के लिए आए थे। तो उनका जो मोटिव था वो व्यापार करना था, लेकिन उनका मोटिव बाद में कुछ और ही बन गया। वो उपनिवेशवाद की जो नीति थी वो लेकर आ गया। मतलब सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे, मतलब ब्रिटेन इंग्लैंड की अगर हम बात करें, वो भारत में आए, ठीक है। तो उनका मेन मोटिव, मेन कॉन्सेप्ट उनका ये था कि भारत में वो क्या करेंगे, व्यापार। लेकिन उन्होंने क्या करा, भारत को गुलाम बना लिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत क्या करेगा, केवल भारत पर ही मेरा क्या है, एकमात्र अधिकार है। मतलब भारत पे मेरा अधिकार है और भारत केवल मेरे साथ ही व्यापार कर सकता है और किसी भी कंट्री के साथ भारत व्यापार नहीं करेगा। तो एक अधिकार प्राप्त होता है केवल ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड को, कि भारत के साथ अगर व्यापार कर सकता है तो वो कंट्री केवल इंग्लैंड है, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो उपनिवेशवाद की व्यवस्था लेकर कौन आया था भारत में, अंग्रेज, जिसके तहत उनका एकमात्र लक्ष्य भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। मतलब उन्होंने क्या करा, भारत पर राजनीतिक, मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स जो होता है वो कंट्रोल बना लिया था, ठीक है। अंग्रेज क्या हुआ था, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि भारत में कौन आया, इंग्लैंड या ब्रिटेन के लोग आए, ठीक है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू उन्होंने व्यापार भी किया, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने भारत पर भी अपना अधिकार कर लिया। एक तरीके से उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था थी वो कायम कर ली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पॉलिटिक्स पर भी कंट्रोल कर लिया और ब्रिटेन के विकास और समृद्धि के लिए भारत के संसाधनों का प्रयोग करना था। मतलब जो इंग्लैंड और ब्रिटेन जो दोनों का मतलब एक ही है,
वो जब आए थे ना तो उन्होंने व्यापार किया, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने ना भारत के संसाधनों का प्रयोग करा ताकि वो क्या कर सके, ब्रिटेन का विकास कर सके और विकसित देश बन सके। तो भारत के अधिकतर संसाधनों का प्रयोग ब्रिटेन ने किया था, वो भी अपने ब्रिटेन का विकास और समृद्धि करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत से भारतीयों को इस कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। मतलब स्टार्टिंग में भारत के जो लोग थे उनको एहसास भी नहीं हुआ था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा है। ब्रिटेन जो था वो मतलब कि भारत के अंदर ना एक अच्छी छवि बना के चल रहे थे, एक अच्छी छवि बना रखी थी लोगों के बीच में, ठीक है। तो लोगों को ना बाद में जब पता लगा ना कि ब्रिटेन जो है ये सब कर रहा है, अपने ब्रिटेन का विकास करने के लिए भारत के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, तो जैसे समय बीता तो बहुत से भारतीयों को इस कठोर सच्चाई का क्या हुआ, एहसास हुआ। भारतीयों ने सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। फिर बहुत से भारतीयों ने क्या करा, संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिसको हम क्रांति भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत से भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए क्या करी, आवाज़ उठाई। प्रारंभ में भारत के उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों ने खुद को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा। अब देखो अंग्रेजों की नीति ना अंग्रेजों पे ही उल्टी पड़ गई। क्या हुआ था वो देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभ में भारत के उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों ने खुद को आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड और राजनीतिक मतलब जो पॉलिटिक्स एरिया है उस तक ही क्या रखा था, सीमित रखा, इस तक ही लिमिट था वो। परंतु बाद में उन्होंने शिक्षा मतलब एजुकेशन और अन्य माध्यमों से पश्चिमी संस्कृति को भारतीय समाज में स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। मतलब अंग्रेजों ने क्या करा कि जो नीति मतलब शिक्षा की नीति और अन्य माध्यमों से जो पश्चिम की संस्कृति है ना वो भारत में लाने की क्या करी, उन्होंने कोशिश करी। एक तरीके से भारत के अंदर वो पश्चिमी संस्कृति लेकर आ रहे थे, विकसित देशों की जो संस्कृति थी वो लेकर आए। तो क्या हुआ, अंग्रेजों पे उल्टी पड़ गई ये नीति। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत के बारे में ज्ञान का सृजन करना शुरू कर दिया। मतलब भारत के अंदर ना नॉलेज का जो भंडार था वो उसका निर्माण होने लग गया। अंग्रेजों के इस कदम और ज्ञान के इस प्राच्यवाद, ठीक है, प्राच्यवाद सृजन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के कारण स्वराज और स्वदेशी राष्ट्रवाद क्रांति, लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण, उदारवाद, समाजवाद, संविधानवाद और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्ति की मुक्ति और लैंगिक न्याय जैसे कई विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शब्दावली का हिस्सा बने। मतलब इन सब चीज़ों को क्या बना दिया, एक आज़ादी की लड़ाई में शामिल कर लिया, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा, लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण, देश का निर्माण हुआ था, स्वदेश खुद के देश के लिए, ठीक है, उदारवाद मतलब सरकार को थोड़ी सी ढील देना, ठीक है, संविधानवाद, संविधान के लिए कुछ करना और संविधान का निर्माण करना, धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म के प्रति वो नहीं करना, मतलब भेदभाव नहीं करना, पक्ष नहीं करना, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या लाना है, चेंजेस लाना है। जो अंग्रेजों ने कर रखा था उसको थोड़ा सा बदलना है या फिर पूरा ही बदलना है। व्यक्तियों की मुक्ति मतलब जो व्यक्ति क्या है गुलाम है उनको मुक्त करवाना। लैंगिक न्याय मतलब जो जेंडर है या लैंगिक भेदभाव ना करना, ठीक है। जैसे कई विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या बन गए, शब्दावली का हिस्सा बन गए। तो इन सब के लिए क्या हुआ था, अंग्रेजों ने ना इन सबको ना एक तरीके से कमज़ोर कर रखा था, लोकतंत्र सबको। तो क्या हुआ, इन सबको ना बहुत ज़्यादा क्या करा, स्वतंत्रता संग्राम जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें क्या कर लिया, इसको शामिल कर लिया कि हम इन सब चीज़ों को क्या करके रहेंगे, प्राप्त करके रहेंगे। तो ये सभी विचार हमारे विभिन्न नेताओं और आधुनिक भारत के बुद्धिजीवियों के लेखन और भाषण का क्या बन गए, आधार बन गए। तो ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से भाषण के रूप में व्यक्त की गई ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच सके, ठीक है। और ये विभिन्न नेताओं या फिर बुद्धिजीवी जो है ना, जो कलाकार है, उनके थ्रू क्या हुई, लोगों तक पहुंचाई गई। इसलिए इन विचारों को आधुनिक भारतीय चिंतन का विषय वस्तु माना जा सकता है। तो इन सभी विचारों को क्या माना गया, एक विषय वस्तु माना गया राजनीतिक चिंतन की, ठीक है। अब देखो हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं जो कि एक पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट है, उसके थ्रू हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बोला गया पुनर्निर्माण के द्वारा संरक्षण। ये जो अभी अपना चल रहा है ना टॉपिक, वो विषय वस्तु वाला ही चल रहा है, ठीक है। वो हमने एक तरीके से पैराग्राफ के तौर पर लिखा, अब इसको पॉइंट के तौर पर भी देख लेते हैं। पुनर्निर्माण के द्वारा संरक्षण मतलब कोई भी चीज़ दोबारा से क्या करनी है, हमें निर्मित करनी है, दोबारा से बनानी है, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे कि मान के चलो व्याख्या है, किसी चीज़ की पहले व्याख्या की जा चुकी है तो उसकी दोबारा से व्याख्या करना,
ठीक है, और अलग तरीके से व्याख्या करना, ताकि कुछ चीज़ें जो पहले से छुप गई थी वो और बाहर निकल के आ सके। ठीक है, तो कोई भी चीज़ क्या करनी है, दोबारा से निर्मित करनी है, दोबारा से बनानी है। तो कोई भी चीज़ दोबारा बनाने के बाद ऐसा क्या होता है, संरक्षण कैसे मिल सकता है, मतलब प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है, वो देखेंगे हम। तो पुनर्निर्माण के द्वारा संरक्षण। भारतीय विचारकों ने अपने विचारों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से स्वदेशी मतलब खुद के देशों के जो स्रोत है उनका प्रयोग किया। ठीक है, अपने विचारों को क्या करना है, उनको विकसित करना है। जैसे अंग्रेजों ने क्या करा था, अपने आप को, अपने देश को विकसित करने के लिए भारत के संसाधन का प्रयोग किया था। हमें वो नहीं करना, हमें भारत के जो भी विचारक हैं उनको अपने विचारों को विकसित करना है। तो वो अपने देश के जितने भी स्रोत हैं उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे देश को गुलाम बनाकर, ठीक है, और उनके विचारों या फिर दूसरी चीज़ उनके स्रोतों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, भारत के विचारकों ने माना कि भारत के जो भी विचारक है वो अपने विचारों को विकसित अगर करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ विकसित करना चाहते हैं तो वो अपने ही स्रोतों, अपने देश के स्रोतों का प्रयोग करेंगे, और उन्होंने किया। देखो, अब ये नवीन या फिर नई व्याख्याएं जो दोबारा से की गई थी, प्राचीन और मध्यकालीन समय की व्याख्याओं की अधीन या फिर अनुरूप नहीं थी, मतलब उनकी जैसी नीति बिल्कुल अलग थी। जैसे कि क्या हुआ, भगवत गीता के दर्शन की विवेकानंद, तिलक और अरविंदो, सावरकर और गांधी ने अलग अलग तरीके से दोबारा से क्या किया, इनकी व्याख्या की थी, ताकि अंग्रेज़ों को इस देश से क्या निकाला जा सके, बाहर निकालने और स्वराज स्थापित करने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, अंग्रेज़ों को दोबारा देश से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या करी, दोबारा से व्याख्या की और अलग तरीके से व्याख्या की थी। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन की तुलना में अलग व्याख्या की थी। इसी तरह आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के दर्शन को राम मोहन राय, विवेकानंद, टैगोर और अरविंदो ने संन्यास पर जोर देने के पुनर्निर्मित किया था। ठीक है, मतलब संन्यास पर जोर देने के लिए उनको दोबारा से बनाया था और इसे एकता और बंधुत्व मतलब भाईचारे के रूप में स्थापित किया। तो देखो, इस तरह से ना पुनर्निर्मित या पुनर्व्याख्या के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया था दोबारा से व्याख्या करके, जो कि सावरकर, अरविंदो, गांधी जी, ठीक है, इन सब ने की थी, और विवेकानंद, तिलक ने भी की थी। तो पुनर्व्याख्या या फिर पुनर्निर्माण के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी जो मतलब कि एकता जो है और बंधुत्व उसको भी स्थापित किया जा सकता है पुनर्निर्मित या फिर पुनः व्याख्या के द्वारा। अब दूसरा है व्यक्ति और समाज के बीच संबंध। ठीक है, आधुनिक भारत के अधिकांश विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता, समानता के विचार पर परस्पर जुड़े हुए हैं। मतलब जो विचार है स्वतंत्रता और समानता, इसके विचार जो आपस में जुड़े हुए हैं। जब समाज में सभी व्यक्ति समान भाव से, अगर सब बराबर है, ठीक है, समान भाव से स्वतंत्रता का आनंद ठीक है आनंद लेते हैं, तो खुद ही समाज में व्यक्तियों के बीच सामंजस्य मतलब कि भाईचारे की जो भावना है वो स्थापित हो जाती है। ठीक है, अगर वो समान भाव से अगर स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, ठीक है, कि अगर सब बराबर है और सबको आज़ादी मिल चुकी है, तो समाज में क्या बन जाएगा, एक तरीके से सामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा या स्थापित हो जाता है। अब देखो, व्यक्ति और समाज के भी जो संबंध बताया गया वो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट नीचे है। व्यक्ति और समाज परस्पर रूप से संबंधित होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य से ही समाज का निर्माण होता है। अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे मनुष्य ही नहीं हो तो समाज होगा ही नहीं। ठीक है, तो मनुष्य से ही क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है, और मानव समाज के बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मतलब अगर समाज नहीं होगा तो मानव अपनी जितनी भी चीज़ें वो जिसकी उसे ज़रूरत है वो पूरी भी नहीं कर सकता। तो समाज के बिना व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज में नहीं रहता, ठीक है, अगर मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता, मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं रहता या फिर समाज ही नहीं है, तो वो विकसित भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से व्यक्ति का समाज के लिए और समाज का व्यक्ति के लिए होना जरूरी है। अब देखो, इसमें जो लास्ट टॉपिक अपना निकल गया था वो है मानव और प्रकृति के बीच संबंध। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने न केवल समाज में सभी व्यक्तियों के बीच एक सामंजस्य संबंध की वकालत की, मतलब उसको स्थापित किया, बल्कि मानव व प्रकृति के बीच में भी सामंजस्य संबंध को
पर भी जोड़ दिया, मतलब उसको स्थापित किया कि मानव और प्रकृति दोनों को क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं और उन दोनों को ही क्या करा, स्थापित किया। जैसे कि देखो, टैगोर और गांधी जैसे विचारकों ने भी मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध पर क्या दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, गांधी जी और टैगोर ने, जो भौतिकवादी संस्कृति की अस्वीकृति करते हुए प्रकृति और पर्यावरण के साथ मानव की एकता पर जोर देते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ अगर हम मानव को जोड़े तो वह एकता बन सकती है। सो गाइस, ये था अपना जो मतलब कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के जो चिंतक है ना, और राजनीतिक चिंतन की मुख्य विषय वस्तु के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, जो अभी मैंने टॉपिक आपको इस वीडियो में बताया, ये कई बार आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर बन के आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर रीड करना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी पहले से ही बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम जब अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। और गाइस, जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।